Hello friend, how are you all? Hope you all are doing good. I am also fine. और फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी टू ऑल। तो फ्रेंड, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं यूलिप की टैक्सेबिलिटी को कवर करने। तो इसको बिल्कुल ही कंप्रिहेंसिव मैनर में विद एग्जांपल हम इसको कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। तो पहले फ्रेंड क्या सीन था इसमें कि जो भी लेक्चर होती थी, जो भी यूलिप यूलिप की जो कहानी थी पहले, वो क्या था, वो पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था। कौन से सेक्शन में? 1010D के अंदर एग्जाम्प्ट था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस प्रोविजन को अमेंड किया गया फ्रॉम दी 1 Feb 2021। अब यहाँ पे कैपिंग लगा दी गई। कैपिंग क्या लगाई गई? कैपिंग ये लगाई गई कि भाई अब अगर आप यूलिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है अगर वो 250 को एक्सीड करता है, तो 1 Feb 2021 और उसके बाद से ये जो यूलिप होगा दोस्तों, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल होगा कहाँ पे? तो जैसा कि हम LIC में हमने पढ़ा था, तो वहां पे तो अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी होती थी, लेकिन यहाँ पे अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल होगा आपके कैपिटल गेन हेड के अंदर। ठीक है फ्रेंड? तो इसी एस्पेक्ट को हमें यहाँ पे कवर करना है। तो देखो, अब जैसा मैं पढ़ा था कि सेक्शन 1010D जो है, सेक्शन 1010D में एक्चुअली में होता क्या है बताओ? 1010D तो सिंपल यही बात करता है, जैसा LIC था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे कैपिंग का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो मीनिंग देयर भाई कि क्या मतलब है कि भैया जैसे LIC में आप लोग 80C में एग्जाम्पशन लिया करते थे, सेम वही सेक्शन है और वही सेक्शन सेम टू सेम आपके 1010D में भी कवर्ड है। तो 1010D में क्या होता है कि इफ योर प्रीमियम अमाउंट डजंट एक्सीड 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, then you will get exemption under section 1010D of maturity amount of the ULIP as well as LIC। ठीक है? लेकिन यहां पे एक फर्दर, ये तो था ही पहले से, लेकिन यहां पे एक साथ में यहां पे एक कैपिंग और लगाई गई 250 की। तो उसी एस्पेक्ट को हमें यहां पे देखना है। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। देखिए, अगर हम यूलिप की बात करें तो यूलिप में यहां पे दो बातें आएंगी। बताओ क्या? यहां पे दो चीजें हम देखेंगे। एक तो आपका जो होगा, एक तो होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है? तो यहां पे जो डिडक्शन जो है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। क्या पता है भाई? कि अगर मेरा प्रीमियम जो है वो अगर लोअर है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो यहां पे क्या होगा आपका? यहां पे जो होगा यूलिप आपका वो हो जाएगा, यहां पे आप 80C के अंदर डिडक्शन ले लोगे। ठीक है? और सेम यही कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन है, अगर यहां पे आप सेटिस्फाई करते हो तो यहां पे आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा। ठीक? लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो एग्जेम्पशन वाला जो क्लॉज है, एग्जेम्पशन वाला जो क्लॉज है आपका, यहां पे क्या किया गया? एग्जेम्पशन वाले क्लॉज में क्या किया गया कि यहां पे भी एक कैपिंग लगाई गई, जैसा LIC में कैपिंग अभी लगाया था ना 5 लाख का, वही कैपिंग। कैपिंग कैपिंग क्या लगाई गई फ्रेंड? कि अगर आपका प्रीमियम अमाउंट इन एग्रीगेट एक्सीड्स 250 2,50,000, तो यहां पे क्या होगा आपका? ये जो यूलिप होगा
ये टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में बताओ? अंडर हेड कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन हेड के अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है, देखिए इसमें दो एस्पेक्ट है। तो पहले तो मैं आपके डिडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, इसको मैं दो पार्ट में कवर करने वाला हूं। देखो मुझे थोड़ा डिटेल में बताना है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। अगर सही से समझना है तो आप लोग इसको कंप्लीट देखें। अब ऐसा नहीं है कि स्किप करके भगा करके देख लोगे तो चीजें मिस हो जाएंगी। तो थोड़ा सा डिटेल तो जाएगा ये वीडियो। तो मैं इसको दो भाग में कवर करूंगा। पहले वाले पार्ट में तो हम ये देखेंगे कि भैया डिडक्शन कैसे मिलता है, किस तरीके से इनकम डिटरमाइन किया जाता है। और जो दूसरा जो वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी, किस तरीके से टैक्सेस पे लगाया जाएगा। ठीक है, चलो अब ये बात है आप लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई प्रीमियम अगर 250 से एक्सीड करेगा तो अब आपका फ्रॉम दी, हाँ और यहाँ पे ना ये बताओ ये अप्लीकेबल, ये कैपिंग कब से अप्लीकेबल है? ये अप्लीकेबल है 1 Feb 2021 से, यहां से अप्लीकेबल है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021। तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा प्रोविजन के थ्रू देख लेते हैं, बाकी मोटा मोटी तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो यहाँ पे डिडक्शन अंडर 80C, बताओ डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 80C में किसका मिलेगा दोस्तों बताओ? लोअर ऑफ प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो ये आपको यहाँ पे 80C के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भाई एग्जेम्पशन क्या है 80/80D में। तो देखो अगर हम पहले की बात करें, देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सेक्शन 1010D प्रोवाइड एग्जेम्पशन फॉर एनी सम रिसीव्ड अंडर यूलिप इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय बोनस ऑन सच पॉलिसी। However, if payment of premium is more than the limit prescribed, तो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड क्या है? एक तो ये वाला लिमिट भाई 10% को एक्सीड कर जाए और दूसरा 250 को, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ कि एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ। नो एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड। अगर लिमिट को प्रिस्क्राइब कर गया तो भैया यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाला गया कि डेथ, कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इस केस में यूलिप की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर बाकी केसेस में आप फॉल करते हो तो आपका एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं रहेगा। अब देखो दिस प्रोविजन प्रोवाइड दैट नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फॉर द यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 February 2021 if the amount of premium payable for any of the previous year during the policy term exceeds rupees 250, यानी कि हाई प्रीमियम यूलिप। ठीक है, तो ये कौन से लोग होते हैं? ये रिच क्लास लोग होते हैं। ठीक है, चलिए तो 250 को अब आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि 250 को अगर ये एक्सीड करता है उस केस में ये टैक्सेबल है। अब देखो जैसे LIC में हमने पढ़ा था 6th प्रोवाइजो एंड 7th प्रोवाइजो, तो जो LIC वाला जो अमेंडमेंट था वो तो इस वाले बजट में आया था और ये आया था पिछले बजट में, पिछले साल के बजट में आया था। तो पिछले साल के बजट में दोस्तों क्या था कि वहां पे पहले इसकी टैक्सेबिलिटी लाई गई थी 4th प्रोवाइजो और 5th प्रोवाइजो के थ्रू। तो 4th प्रोवाइजो क्या है? 4th प्रोवाइजो जो बात करता है आपका, ये बात करता है सिंगल पॉलिसी की। तो ये जो आपका देखो ये जो 4th प्रोवाइजो है ना, ये आपकी बात करता है ओनली सिंगल यूलिप, और ये जो 5th है ये बात करता है मल्टीपल यूलिप। ये मल्टीपल यूलिप की बात करता है कि भाई आपके पास एक से ज्यादा यूलिप में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां पे आपका 5th प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो अब 4th प्रोवाइजो क्या बोलता है? बिल्कुल वही सारी चीजें बोलेगा, ये कुछ अलग नहीं बोलेगा। क्या बोलता है 4th प्रोवाइजो बताओ? नो, अच्छा ये प्रोवाइजो है किसका? 1010D का। ठीक है, तो नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फॉर ए पॉलिसी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021 if the premium paid in any year during the term of ULIP exceed 250। अगर 250 को एक्सीड कर जाए तो नहीं मिलेगा। तो यहां देखो 4th प्रोवाइजो टॉक अबाउट सिंगल पॉलिसी ओनली, so where the premium payable for a single policy exceeds rupees 2.5 lakh in any year during its tenure, no exemption under 1010D will be allowed for such policy। तो यहां पे फ्रेंड कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पे अराइज
नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रोवाइजो की। फिफ्थ प्रोवाइजो क्या बोलता है? डील विद दिस सिचुएशन व्हेन नेसेसरी होल्ड मल्टीपल पॉलिसी एट अ गिवन टाइम। यहां पे मल्टीपल पॉलिसी होल्ड करते हैं, ठीक है। द सेट प्रोवाइजो अलाउ द एग्जेम्पशन फॉर ऑल दोज पॉलिसी। देखो क्या कहता है, ऑल दोज पॉलिसी। एलआईसी में भी हमने पढ़ा था ना, ऑल दोज एलआईसी पॉलिसी whose aggregate premium in any year during the tenure of such multiple policy is less than 250। 250 से अगर कम होगा तो यहां पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। It implied that if the person has acquired more than one policy on or after 1st of Feb 2021 and the premium payable for each of such policy during any year doesn't exceed 2.5 lakh but the aggregate premium payable for all such policy active 2.5 lakh in a year, the exemption under 6 would be allowed only respect of those policy whose aggregate premium is within the prescribed limit of rupees 2.5 lakh। जैसा हमने एलआईसी में पढ़ा था हमने कि अगर मल्टीपल एलआईसी है तो हमें क्या देखना होता था कि भाई मल्टीपल एलआईसी में जो भी प्रीमियम होती थी उन प्रीमियम को एग्रीगेट कर लो, तो वहां पे केवल उन्हीं पॉलिसी पे एग्जेम्पशन मिलता था जो कि 5 लाख तक रिस्ट्रिक्ट होते थे। तो सेम वही चीज यहां भी है, उन्हीं उलीप पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगा जो कि 2.5 लाख के 2.5 लाख के लिमिट को क्रॉस नहीं करते। तो अगर ये 2.5 लाख के लिमिट को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर टैक्सेबल हो जाएंगे सारे के सारे यूलिप, और नहीं करता है तो दोज यूलिप फॉलिंग विद इन द लिमिट ऑफ 2.5 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, चलिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड the exemption shall be allowed only with respect to low premium relief aggregate of which is under rupees 2.5 lakh। ठीक है, तो ये एक्चुअली में देखो जो डिस्कशन जो होती है ना यहाँ पे हमें तो मेनली यील्ड देखना होता है कि भाई देखो कहाँ पे प्रॉफिट है। तो बेसिकली जब भी इस तरीके का प्रोविजन आता है ना तो हमें यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनाना होता है विद इन द लिमिट। और बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम किस चीज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे? वो हम डिसाइड करेंगे कि भैया जहां पे ज्यादा रिटर्न है उसको एग्जेम्प्ट करा लो, और बाकी जो लोअर रिटर्न है उसको टैक्सेबल करा लो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पे ना जैसे प्रोविजन तो हमने समझ लिया, यहीं पे एक सीबीडीटी की गाइडलाइन भी है फ्रेंड। सीबीडीटी की गाइडलाइन क्या होती है कि उन्होंने ये बताया कि भैया फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो जो है वो अप्लीकेबल कैसे होगा। तो ये लोग यहाँ पे दो सिनेरियो बताते हैं। पहला सिनेरियो जो है वो बोलता है कि वी आर नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और असेसी क्लेम्स नो एग्जेम्पशन ऑन दी सम रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना तो असेसी ने कोई क्लेम यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव किया है और ना असेसी ने कोई एग्जेम्पशन क्लेम किया है अर्लियर ऑफ द यूलिप अमाउंट, देन एग्जेम्पशन विल बी अलाउड। तो देखो अब यहाँ पे दो बातें आएंगी कि सम इज रिसीव्ड फ्रॉम वन यूलिप ओनली, और देन तो देखो अगर वन यूलिप की हम बात करें तो यहाँ पे असेसी शैल बी एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन ओनली इफ द एनुअल प्रीमियम डजंट एक्सीड 2.5 लाख in any year during the term of such one ULIP, and if premium payable exceed 2.5 lakh in any year, the fourth proviso is attracted। अगर 2.5 लाख को एक्सीड कर जाता है तो आपका जो फोर्थ प्रोवाइजो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, and the sum received from the ULIP shall not be eligible for exemption under section 1010D। और आपका जो ULIP का जो अमाउंट होगा वो अब सेक्शन 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंगल ULIP में है। देखो अब इसको सप्लीमेंट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो ध्यान से, देखो मिस्टर श्याम हैज ए यूलिप ए सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 1010D। तो सेटिस्फाई करता है एक्सेप्ट द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो को ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो मतलब कैपिंग को सेटिस्फाई नहीं करता। To determine the exemption on maturity in the previous year 31-32, assuming he did not receive any consideration any other ULIP
इन प्रीवियस ईयर। तो भाई प्रीवियस ईयर में उसने कोई कंसिडरेशन ना तो रिसीव किया है और ना उसने कोई एग्जेम्पशन क्लेम किया है। देखो डेट ऑफ पॉलिसी 1 अप्रैल 2021, तो बताओ अप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 फेब 2021 से ये क्या हो चुका था, ये अप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, और एनुअल प्रीमियम जो है आपका वो है 2,10,000। सम इंश्योर्ड है आपका 21 लाख। कंसिडरेशन जो रिसीव करते हो आप ऑन 1 अप्रैल 2031 ऑन मैच्योरिटी, वो आप रिसीव करते हो 25 लाख। तो अब आपको बताना है कि ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे सम इंश्योर्ड है आपका 21 लाख, इसका 10% कितना होगा बताओ? 210। अब ये देखो यहाँ पे क्या एक्सीड करता है? ये नहीं करता। तो नहीं करता तो बताओ यहाँ पे क्या एग्जम्पशन मिल जाएगा 1010D में? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एज द एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड ठीक है फ्रेंड। तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, एज एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 2.5 लाख, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड ये कंप्लीट एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं एक और कंडीशन कि मिस्टर श्याम is duly pay satisfying all the condition of section 1010D except condition provided by 4th and 5th proviso, determine the exemption on maturity in previous year 31-32, assuming he did not receive any consideration under any other relief in any previous year। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या कहता है कि डेट ऑफ पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2021, क्वार्टरली प्रीमियम इज 65,000। तो अब आप बताओ कि अगर एक क्वार्टर का प्रीमियम 65,000 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो करोगे ना 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा बता दो? 2,60,000। ठीक है, वो 21-22 में पे किया था। फिर बोलता है कि एनुअल प्रीमियम पेड फ्रॉम 22-23 एंड ऑनवर्ड, इसके बाद वो कितना 2 लाख रुपीज, वहां से 2 लाख रुपए है। सम इंश्योर्ड कितना है 20 लाख, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी 22 लाख। तो आपको बताना है कि क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो बताओ अगर यहाँ पे आप देखते हो ना ये प्रीमियम 22-23 एंड ऑनवर्ड, तो ये 10% वाली जो लिमिट है इससे नीचे है, ये है ना, इससे तो कम है। और प्लस में जो दूसरी जो कैपिंग है 250 की, वो भी सेटिस्फाई कर जाता है। लेकिन प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है इन एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग दी टर्म ऑफ द पॉलिसी, अगर वो 250 को एक्सीड कर जाए तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 65 इंटू 4 260, यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 2,60,000 है। देयरफॉर अब ये जो एग्जेम्पशन होगा आपका फ्रेंड, ये आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, भले ही बाद में आप 2 लाख कर लो, 1 लाख कर लो, 50,000 कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिसी के बाकी के जो टर्म ईयर्स हैं उसी के बीच में आपका जो है वो 250 को क्रॉस कर गया, तो किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट एक्सीड 250, देन योर यूलिप शैल बी टैक्सेबल। देखो, though the annual premium does not exceed prescribed limit of 2.5 lakh, but the aggregate of quarterly payment premium during the first year exceeded 2.5 lakh. Thus, the fourth proviso is detected, and no exemption would be available as the premium payable exceeded rupees 2.5 lakh in any year during the policy term. Thus, the consideration received on maturity will not be exempt under section 1010D। और इसीलिए जो भी आपका कंसिडरेशन जो मैच्योरिटी आपको जो मिलेगा दोस्तों 1010D में, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आ गई आपकी सिंगल पॉलिसी की बात।
अब देखो, सम इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन यूलिप। अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, यहां पे देखो, द cessi shall be eligible to claim the exemption for all the ULIP if the aggregate of premium payable on all such ULIP does not exceed 2.5 lakh in any year during the policy term. If the aggregate of premium payable on all the ULIP exceed rupees 2.5 lakh in any of the year, the consideration received from only those ULIP shall be exempt whose aggregate premium payable does not exceed rupees 250. तो मोर देन वन यूनिट में क्या होगा, फिर सबको आप एग्रीगेट कर दोगे, क्लब कर दोगे, और आप चेक करोगे कि क्या 2.5 लाख को एक्सीड करता है, और अगर 2.5 लाख को एक्सीड करता है तो आप अप टू 2.5 लाख में जो पॉलिसी फॉल करती है वो तो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 2.5 लाख की लिमिट को जो पॉलिसी एक्सीड कर जाएगी वो आपका आगे से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, Mr. Raj has multiple ULIP satisfying all the condition of section 1010D except the condition provided by 4th and 5th proviso determine the exemption on maturity in the previous year 31-32, assuming he did not receive any consideration any other ULIP in previous year. उन्होंने और किसी प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं किया है। तो देखो, डेट ऑफ पॉलिसी बिल्कुल सेम, 1 अप्रैल, तीनों ही पॉलिसी का जो भी पॉलिसी आपका PQRS डेट तो बिल्कुल सेम है, तो 1 अप्रैल के बाद ही है। अब यहाँ पे एनुअल प्रीमियम में 10,000, यहाँ 150, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख। टेन्योर है आपका 10 ईयर का। सम इंश्योर्ड है 20 लाख, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 30 लाख। कंसिडरेशन रिसिप्ट यहाँ पे आपका होता है 22 लाख, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 34 लाख, यहाँ पे 40 लाख। इल्ड जो आएगा आपका, इल्ड कैसे डिटरमाइन करोगे बताओ, C माइनस A इंटू बी। ये क्या है आपका, ये इंटू में B 1 लाख, और आपका जो कंसिडरेशन रिसिप्ट 22 लाख, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 लाख। इसी तरीके से 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, तो एलिजिबल, आप बताओ एग्जेम्पशन एलिजिबल होगा या नहीं होगा। यहाँ देखो बस ध्यान से, भाई 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, 10% से तो कम ही है ये 1 लाख, तो यहाँ पे एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। क्या एग्जेम्पशन क्लेम किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। यहाँ बताओ 20 लाख का 10% 2 लाख होता है, लेकिन प्रीमियम कितना है 150, तो यहाँ भी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है और क्लेम कर लिएगा एग्जेम्पशन। यहाँ बताओ 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% बताओ कितना होगा, 3 लाख का 10% कितना होगा 3 लाख, 2 लाख उससे तो कम ही है, तो एग्जेम्पशन तो मिलेगा आपको। लेकिन क्या आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, नो। क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो 250 की जो लिमिट है ना, 250 की लिमिट यहीं पे आप सेटिस्फाई कर गए, क्योंकि ये मल्टीपल पॉलिसी है। मल्टीपल पॉलिसी में हमें सबका देखना है, तो अगर एग्रीगेट करते हो ना इन चारों को, तो ये चारों के चारों ये 5 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन P और Q की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखो P और Q में अलोन आपने 27 लाख आपने अटेम्प्ट करा लिया मैक्सिमम यील्ड ना, और कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखोगे ना 1 लाख और 150, तो ये तो 250 यहीं पे हो गया है ना 250। तो ये वाली जो दो पॉलिसीज होंगी इसका हम एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, और ये जो होगा ना फ्रेंड, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे R जो होगा, R आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कैपिंग लगाई गई थी मल्टीपल पॉलिसी में। ठीक है, S की बात करोगे तो 4 लाख आपका 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो बताओ क्या एलिजिबल मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, इसको बता दो क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देखो जो 10% की अगर आप बात करोगे तो इसको तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन जो कैपिंग है 250 की इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसके चक्कर में अब ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। और एग्जेम्पशन क्या क्लेम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये तो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। इनिशियल ये तो सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा, ये तो एग्जेम्पशन के दायरे से ही बाहर है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला ये एग्जेम्पशन के दायरे में था, लेकिन ड्यू टू दी 5th प्रोवाइजो इट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो ये वही बातें हैं, ये आप लोग खुद से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मिस्टर शाम, अच्छा एक चीज और, अब आप लोग बोलोगे ना कि भाई मैं तो यहाँ से पढ़ा के निकल जाता हूँ, लेकिन ये नोट्स का क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं ना, ये आपको मैं
डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये आप लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि 250 है, 50 जो अप्लाई कर जाएगा। अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन शैल बी अलाउड ओनली फॉर द लो प्रीमियम व्हिच एग्रीगेट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। तो यूलिप डी इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन सिंस इट्स एनुअल प्रीमियम एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2.5 lakh. Out of remaining A, B, and C, the exemption can be claimed only for those whose premium does not exceed 250. He should those policy exempt that give him maximum benefit. In this exercise, two factors should be considered: yield of the policy, and policy can exhaust the full limit of 250. Okay, as the yield of PLB is maximum 10 lakh, this should be considered for exemption. The annual premium B is 150, so the next policy should be one having maximum yield but premium of the does not exceed 1 lakh. इस केस में नेक्स्ट हाई यील्ड कितनी किसकी है? सी की है 14 लाख की, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इट्स एनुअल प्रीमियम इज 2 lakh, so he will have to choose ULIP A for the exemption, and accordingly the consideration is shift maturity of ULIP A and B shall be eligible for exemption under section 1010D. ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं कि वेयर एन एग्जेम्पशन इज क्लेम्ड फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम यूलिप इन एनी प्रीवियस ईयर। तो भैया जी अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने अगर एग्जेम्पशन इसका क्लेम कर लिया है तो क्या होगा? तो पता ना कहीं कहीं पे इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी पैसे मिलते रहते हैं, तो वहां पे आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया इसका। देखो फ्रेंड, अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया है किसी भी यूलिप का, तो आप इस चीज को बिल्कुल ही ध्यान रखना, जिस पॉलिसी का आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है उसके प्रीमियम को भी क्लब किया जाएगा। समझ में आया? उसके प्रीमियम को भी क्लब किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 250 को एक्सीड करता है या नहीं करता। तो अगर 250 को एक्सीड नहीं करता होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो, सम रिसीव्ड फ्रॉम वन यूलिप, assessee can claim exemption only premium payable on such ULIP and ULIP does not exceed 2.5 lakh in any year during the term of such ULIP. If the premium payable exceed 2.5 lakh in any year, the sum received from such ULIP shall not be eligible for exemption under section 1010D. देखो, Mr. Syam is the following ULIP satisfying all conditions of 1010D except 4 and 5th. Determine the exemption on maturity in the previous year 32-33. Assuming he received consideration on maturity of ULIP A in the previous year 31-32. हमने ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो यूलिप ए है ना फ्रेंड, इसका मैच्योरिटी हमें 31-32 में मिला है। देखो, डेट ऑफ पॉलिसी 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022। एनुअल प्रीमियम यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे सम इंश्योर्ड 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख। अब आप बताना मुझे, क्या यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फ्रेंड? यहाँ पे देखो 10% की लिमिट को तो दोनों ही सेटिस्फाई कर देते हैं, और क्या 250 को सेटिस्फाई करते हैं? बता दो बच्चों। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखो ऑल्दो ये मल्टीपल पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम है ना ये 250 को क्रॉस नहीं करता है, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन आपको देखो, फर्स्ट वाली पॉलिसी का कंसिडरेशन आपको 31 में मिल गया 28 लाख का, और ये दूसरी पॉलिसी है बी, ये और इसका मैच्योरिटी यहाँ मिल जाएगा 30 लाख का। अब बात ये आती है कि भाई पहले तो वो मैच्योर हो गई और दूसरी ये हो गई, तो इस केस में आप ध्यान रखना, हमेशा पहले वाले का भी आप क्या करोगे? प्रीमियम को क्लब करोगे। तो देखो, सम रिसीव्ड ऑन यूलिप ए वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन एज द एनुअल प्रीमियम ऑफ यूलिप ए डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। Aggregate premium payable for ULIP A and B does not exceed 2.5 lakh in any term of policy. ULIP B shall also be eligible for exemption under 1010D. ठीक है, हो जाएगा ना? सपोज इन दी अबव एग्जांपल, अगर हम ये एग्ज्यूम कर लेते हैं कि एनुअल प्रीमियम बी कितनी है? 2 लाख है। अगर बी का अगर 2 लाख आप कर दोगे तो इस केस में क्या होगा? बता दो, क्या होगा इस केस में? इस केस में फ्रेंड ये 2 लाख जैसी होगा ना, तो अभी दोनों का मिला के 250 को क्रॉस कर जाएगा, और अब वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। देखो, इन दैट केस सम रिसीव फ्रॉम बी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन यूलिप बी इन यूलिप ए एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹2.5 लाख। हाँ, ऑल्सो ए का आप ले लोगे, ए का तो मिल जाएगा, बी का नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं सम इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन यूलिप। अगर वन यूलिप होगा तो क्या केस बनेगा इसमें, देखो assessee can claim exemption only if the premium payable on more than one ULIP and old ULIP, देखो यहाँ पे क्या लिखा है old ULIP, ध्यान से देखो old ULIP on which exemption was claimed in prior year doesn't exceed 2.5 lakh, यानी कि दोनों को ऐड कर दो और 2.5 लाख को एक्सीड अगर नहीं करता तो फिर आप क्लेम कर लोगे एग्जेम्पशन, अदरवाइज ये विल बी टैक्सेबल। if the premium payable exceed rupees 2.5 lakh in any year, the sum received from ULIP shall not be eligible for exemption under section 1010D। यहाँ पे आपका एग्जाम्पशन देख लो एग्जांपल के थ्रू। देखिए Mr. Raj is following ULIP satisfying all the conditions of section 1010D except the condition provided in 4th and 5th proviso, determine the exemption maturity in the previous year 2032 and 33, assuming he claim exemption on consideration received on the maturity of ULIP A इन प्रीवियस है 31-32। हमने ये जूम कर लिया कि भाई ए का जो पैसा है ना वो 31-32 में मिल गया था। देखो यहाँ पे 1 लाख प्रीमियम, यहाँ 50, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 2 लाख। पॉलिसी टेन्योर बता दो फ्रेंड, 10 ईयर 10 10 अभी 10 सब में सो 20 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख। कंसिडरेशन रिसिप्ट जो ए का मिला आपको 22 लाख। तो बताओ यहाँ पे तो इसका तो कंसिडरेशन मिल गया, तो जब ये कंसिडरेशन आपका मिला तो मिलने के चक्कर में क्या होगा, सबको कर दिया जाएगा क्लब। अब इनका कंसिडरेशन मिलता है 20 लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 30 लाख। अब सबको क्लब किया जाएगा और क्लब करके टैक्सेबिलिटी आपकी डिटरमाइन की जाएगी। तो अप टू 250 तो आप एग्जेम्पशन ले लोगे, लेकिन 250 करेगा वो आपका, देखो यील्ड आपका यहाँ 12 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। तो सबसे ज्यादा यील्ड किस में आता है, बी में। उसके बाद नेक्स्ट किस में आता है, ए में। फिर किस में आता है, सी में। और फिर नहीं इसमें डी में, और फिर सी में। देखो all the policies shall be eligible for exemption because the annual premium for each policy does not exceed for 2.5, तो exceed नहीं करता। However, as aggregate premium all policies exceeded 2.5 lakh in year, in this case it exceeded in the previous year 23-24 and onward, 23-24 and onward, the exemption shall allowed only with respect to those ULIP whose aggregate premium does not exceed the threshold limit of 2.5 lakh. Since he has already claimed exemption of ULIP A, its annual premium shall also be considered while computing the limit of 2.5 lakh। क्योंकि आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, इसका भी आप एनुअल प्रीमियम ऐड करोगे। आउट ऑफ रिमेनिंग यूलिप बी सी एंड डी, एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर दोज यूलिप का प्रीमियम 2.5 लाख को एक्सीड नहीं करता। एनुअल प्रीमियम ओल्ड यूलिप वाज 1 लाख, thus he should choose those policy whose aggregate annual premium is 150 and give a maximum benefit। तो in this exercise two factors should be considered, yield and limit of 250 exhausted, can exhaust completely। तो देखो yield of B का maximum कितना है 15 लाख and this should be considered for the exemption। annual premium of ULIP B is 50,000, so the next policy should be only whose premium does not exceed 1 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आप B ही चूज करोगे, क्योंकि B को जैसे 50 लोगे तो 1 लाख यहाँ पे 50,000, दोनों को जोड़ के 250 को एक्सीड कर जाएगा, लेकिन डी को आप नहीं ले पाओगे और इसलिए he cannot choose ULIP D because its annual premium is rupees 2 lakh, so he will have to choose ULIP C। ULIP C को चूज कर लेगा वो, ठीक है, और वो एग्जेम्पशन अपना क्लेम कर लेगा। ओनली कंसीडरेशन रिसीवेबल मैच्योरिटी ऑफ ULIP B and C shall be eligible for exemption, और डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ड्यू टू दी बता दो किसके द्वारा, जो आपका क्या कैपिंग, जो कैपिंग है ड्यू टू दी 5th प्रोवाइजो। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि इन एग्जांपल 6 द एनुअल प्रीमियम फॉर यूलिप ए इज 2 लाख, इन डेट कैश एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली फॉर यूलिप बी, एज एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम फॉर यूलिप बी इज 50,000। यहाँ पर 2 लाख इसका और 50 इसका मिल जाएगा। यूलिप पे 2 लाख तो आप पहले ही ले चुके हो। Thus the sum received from ULIP C and D shall not be exempt under section 1010D। और इस केस में क्या होगा, देखो तो आप 2 लाख अगर कर दोगे, आप ये मान लो कि ये प्रीमियम जो है आपका ये वाला, ये आपका 2 लाख हो गया, तो इस केस में ये दोनों ही
यहीं पे जो 250 की जो लिमिट है ना दोस्तों, ये एग्जॉस्ट हो गई है, ये एग्जॉस्ट हो गई है। अब ये जो सी और डी जो होगा, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल कैसे होगा? कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका बेसिक टर्म। और अब जो नेक्स्ट आता है कि भैया इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे की जाएगी। तो देखो, ये जो टैक्सेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहीं पर स्टिक करूंगा। और जो सेकंड पार्ट आपका जो यूट्यूब का आएगा, वो कल ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो कल आप लोग जाकर के देख लेना। और ये जो नोट्स है दोस्तों, इसको मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पीडीएफ को अटैच कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, और होप सो आप लोगों को समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि हर किसी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है फ्रेंड। और जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिस में हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल ये है ही, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ जय माता दी।